सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जब किसी रियासत में जुल्म का राज हो जाए तो हुक्मरानों की देखा देखी उनके खुशामदी एहलकार उनसे भी दो हाथ आगे निकल जाते हैं और तरह तरह के जुल्म करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि अवाम मायूस होकर मेहनत से हाथ खींच लेते हैं और अवाम की मायूसी और मुर्दा दिली से मईशत के बाज़ार में मंदा पड़ जाता है, बेरोज़गारी में ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है। अब ऐसे में किसी भी मुल्क की सरमायाकारी और तिजारत में इजाफा जो है वो रुक जाता है, बल्कि मईशत में अगर मैं कहूँ बहरान पैदा हो जाता है तो गलत नहीं होगा, मुल्क तबाह हो जाता है। अंदरूनी बैरूनी दुश्मन अपनी तकरीब कारी का मंसूबा पहले से भी तेज़ कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क की तरक्की और खुशहाली में मईशत का एक अहम किरदार होता है। अगर मईशत किसी भी वजह से बैठ जाएगी तो मुल्क में तबाही होगी और दुश्मन मुल्क जो है वो अपने मज़मूम जो मकासद हैं उसमें कामयाबी भी हासिल करना शुरू कर देगा। अब दुनिया में बहुत सी कौमें, बहुत से ममालिक मईशत पर खड़े हुए हैं, मईशत की बदहाली से तबाह भी हुए हैं। मईशत तबाह होने के बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। मुल्क या कौम कैसे तबाही की तरफ जाती है, इसको समझने के लिए मैं आपके साथ एक हिकायत शेयर करने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा। और ये बाइस इबरत भी है और सबक आमोज़ भी है। वाक़या कुछ यूँ है कि कदीम ईरान का एक बादशाह बड़ा जालिम था। उसके जुल्म की वजह से मुल्क वीरान होने लगा और लोग मायूस होकर दूसरे ममालिक की जानिब भागने लगे। अच्छा, उस वक्त का एक बड़ा दाना हकीम था, अक्लमंद हकीम था, समझदार था। उसने हालात को देखा, समझा और उस हकीम ने बादशाह को उल्लू की ज़बानी एक कहानी सुनाई और उसे गफलत और जुल्म से बाज रखने की एक कोशिश की। अब वो कैसे सुनाई ज़रा सुनिएगा। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन बादशाह और हकीम बाग की थे। अचानक इन दोनों को एक उल्लू की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह ने हकीम से पूछा कि क्या तुम कुछ समझे हो कि ये उल्लू क्या कह रहा है। उस पर हकीम बोला कि ये एक नर उल्लू है जो किसी मादा उल्लू से शादी करना चाहता है और मादा उल्लू नर उल्लू से अपने लिए बतौर मेहर में 20 वीरान गाँव मांगती है। अच्छा, नर उल्लू ने उसकी शर्त कबूल कर ली। अब नर उल्लू ये कहता है कि अगर बादशाह की हुकूमत कुछ दिन और रह गई ना तो मैं तुझे 20 वीरान गाँव तो क्या हज़ारों वीरान गाँव दे दूंगा। अब ये बात सुनकर बादशाह चौंक पड़ा। उसने हकीम से पूछा, इस बात की ज़रा वजाहत करें, इससे आपका मतलब क्या है। हकीम ने जवाब दिया कि बादशाह सलामत, ये बात याद रखिए कि मुल्क की तरक्की और इसकी इज़्ज़त, अमन व अमान की बका और कानून की पाबंदी से वाबस्ता है। मालो दौलत की जो फरावानी है वो मुल्क की आबादी से वाबस्ता है। आबादी अदल व इंसाफ की बुनियाद पर कायम रहती है। अदल व इंसाफ एक तराजू का नाम है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक में कायम फरमाया है और नाप तोल के लिए बादशाह को मुकर्रर किया है। अच्छा, बादशाह सलामत, गौर फरमाइए कि आपने हकदार लोगों से उनकी ज़मीनें और हुकूक छीन कर अपने लोगों में तकसीम कर दिए और लोग इस जुल्म से तंग आकर दूसरे ममालिक में चले गए। मेहनत करने वाले ही चले गए तो ये ज़मीनें किस तरह से सोना उगलेंगी, ये ज़मीनें कहाँ से पैदावार देंगी। मुल्क वीरान हो गया। नौबत ये आ गई कि शहरियों की आमदनी घट कर रह गई है, फौज तितर बितर हो गई है, अवाम तबाह हो गए हैं और अब पड़ोसी ममालिक हमारे प्यारे वतन पर मैली निगाहें डाल रहे हैं। बादशाह ने हकीम की हकीकत और जो दलील पर मबनी बातें सुनी तो वो अपने मुल्क के हालात पर गौर करने लगा और इस नतीजे पे पहुंचा कि वो अपने वतन की तरक्की के लिए ठोस इक़दामात करेगा। बादशाह ने मुल्क की तकदीर जो बदलने का एक इरादा किया ना, पक्का इरादा, कि वो अपने जो मतलब परस्त दोस्त हैं और जागीरदार हैं उनसे ज़मीनें छीन लेगा और बादशाह ने फिर ऐसा करके दिखाया और जो ज़रई अराज़ी है वो पुराने मालिकान को वापस भी लौटा दी। जब ज़मीनों के पुराने मालिकान को अपनी अपनी ज़मीनें वापस मिल गई तो वो फिर से मेहनत करने लगे, फिर से अनाज उगाने लगे और बदहाल लोग जो हैं वो खुशहाल होने लगे। ज़मीन आबाद हो गई, वतन सरसब्ज़ व शादाब हो गया, मुल्क की ख़जाने भरने लगे, मुल्क की फ़ौज एक बार फिर से मजबूत हो गई और दुश्मनों के नापाक इरादे खाक में मिल गए। यूँ खुद बादशाह भी संवर गया, सल्तनत भी इस्तेहकाम और खुशहाली उसमें पैदा हो गई। अब नाजरीन, इस हिकायत से सबक क्या मिलता है कि अगर मुल्क का हुक्मरान अवाम के हुकूक का ख्याल नहीं रखेगा, सिर्फ अपने आप को और ख़ास तौर पर अपने खुशामदियों को नवाजता रहेगा
तो फिर उस मुल्क के इदारे, मुल्क की आवाम सब तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर मुल्क का हुक्मरान खौफ खुदा रखने वाला होगा और उसको अपनी आवाम के हुकूक का एहसास होगा, तो फिर ऐसे में मुल्क तरक्की की राह पर चलेगा ही चलेगा। मुल्क के इदारे मजबूत होंगे ही होंगे और मुल्क की मईशत यकीनी तौर पे फलेगी फूलेगी। इदारे भी मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने लगेंगे। सब मेहनत करेंगे, सब मेहनत करेंगे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार से पहले और इक़्तिदार हासिल करने के बाद मकसद एक ही है, उनका एक ही मकसद के पीछे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मुल्क को तरक्की की राह पर चलाया जाए, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी का खात्मा किया जाए, माफियाज, बड़े बड़े करप्ट अनासिर पर हाथ डालकर लूटी जो दौलत है उसको आवाम तक पहुँचाया जाए। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब की हुकूमत से पहले जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, इन्होंने अवामी मुफाद की बजाय, आपको पता है, अपने ज़ाती मुफाद को तरजीह दी थी। अब पता नहीं किस मुँह से तनकीद करते हैं सब, जो पहले पहले अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या करके गए हैं। अपनों को आपको पता है नवाजने की यहाँ पे रिवायत कितनी आम हो गई थी। इदारों में मनपसंद भर्तियाँ की जाती थीं और इदारे, जाहिर बात है, सियासी असर होने की वजह से कमज़ोर होते चले गए। अवाम आहिस्ता आहिस्ता बदहाल होते चले गए। नतीजा आज सब के सामने। लेकिन जो ये सब कुछ करते रहे, जो इसके ज़िम्मेदार है किसी हद तक, वो ज़िम्मेदार कह देते हैं इस अकेले बंदे को जिनका नाम है इमरान खान साहब। यानी खुद आप सब कुछ करते रहे, मुल्क का बेड़ा गर्क करते रहे, जो पुरानी हुकूमतें थीं, और आराम से कह देते हैं कि ये पीटीआई की हुकूमत ज़िम्मेदार है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने साबिक़ा हुकूमतों को मुस्तरद करते हुए नए पाकिस्तान का ख्वाब देखा और खान साहब ने एहतसाब को शफाफ बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की और इस वजह से इन्होंने अपनों से भी दुश्मनी मोल ले ली। साबिक़ा हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से इमरान खान साहब के हिस्से में कह लें कि डूबती हुई मईशत आई, जिसकी वजह से महंगाई का अज़ाब भी बढ़ता चला गया। डॉलर को टायर की जगह पर लग गए और वो हवा में बाकायदा कहीं कलाबाजियाँ खाने लगा। गरीब से गरीब तर होने लगा। बुनियादी अशिया गरीबों की पहुँच से दूर होती चली गई। हुकूमत भी महंगाई की वजह से अंडर प्रेशर है और यही वजह है कि खान साहब ने अपने 3 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए ताकि किसी तरह से मईशत जो है वो चले, बेहतरीन चले। महंगाई का तूफ़ान जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किए चला जा रहा था। अब अपोजिशन भी इस बात का एतराफ़ कर रही है कि आज की सियासत महंगाई के गिर्द घूम रही है और अपोजिशन हुकूमत की इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए रोज़ हुकूमत को आवाम के सामने गंदा करने की कोशिश करती है। अब जाहिर सी बात है, हुकूमत अंदर ही अंदर अपोजिशन के आवाम के गुस्से को भड़काने से वाकिफ़ भी है और इसीलिए पहले फवाद चौधरी साहब ने पैकेज के ऐलान का इंदिया दिया था और आज इमरान खान साहब ने आवाम को महंगाई के हवाले से एतमाद फैसला किया और गरीब आवाम को रिलीफ देने का भी ऐलान किया। ज़रा क्लिप चलाइएगा प्राइम मिनिस्टर का। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एहसास प्रोग्राम की टीम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 3 बरस में तमाम लोगों का डाटा जमा किया, क्योंकि इमरान खान साहब के बकौल डाटा के बगैर सब्सिडी देना आसान काम नहीं था। अच्छा, इमरान खान साहब क्या कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर 120 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे रही है। घी, आटा और दालों पर 30% सब्सिडी दी जा रही है और ये सब्सिडी आइंदा 6 महीने तक के लिए दी जाएगी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह भी कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 1400 अरब रुपए की फंडिंग रखी है, जिससे 40 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। ये सूद के बगैर कर्ज होंगे। हुकूमत की जानिब से 40 लाख ख़ानदानों को घर बनाने के लिए बिला सूद कर्ज भी दिए जाएंगे। किसान कारोबार करने वालों को ये जो 5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज भी मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ ख़ानदान के जो एक फ़र्द को कह रहे हैं जी कि स्किल्स ट्रेनिंग कराई जाएंगी ताकि वो हुनरमंद हो सकें। अब नाज़िर, हुकूमत ने सब्सिडी का ऐलान कर दिया ताकि महंगाई का जो अज़ाब है वो आवाम को महसूस न हो, लेकिन सच कहूँ तो महंगाई बढ़ने की एक वजह हुकूमत की ये जो मिसमैनेजमेंट है ना, ये भी है। जिस तरह मैंने अभी वो कहानी सुनाई थी, उसमें जो बादशाह के इर्द गिर्द खुशामदी थे, जिन्होंने डेरा जमाया हुआ था, ठीक वैसे ही इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कुछ लोग मौजूद हैं और ये मैं काफ़ी देर से कह रही हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि कुछ लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद हैं जो उन्हें दुरुस्त खबरें नहीं देते हैं या फिर उन तक दुरुस्त खबरें पहुँचने नहीं देते। एक होता है किसी को मिसगाइड करना और एक होता है किसी के पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना ही ना, वो खबर यहीं पर रोक देना, अच्छा आगे तक ना पहुंच सके। ज़ाहिर बात है, प्राइम मिनिस्टर हैं, मसरूफ़ हैं, उनको बताने वाले होंगे, वो बताएंगे, उन तक बात पहुंचेगी। जब बात पहुंचाई ना जाए, दुरुस्त खबर को रोक लिया जाए, उनको हक़ाइक़ ना बताए जाएँ, ऐसे कुछ लोग अभी भी प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द मौजूद हैं और शायद खान साहब इस बात को अब समझ रहे हैं। खान साहब इस बात को समझ गए हैं,
इसीलिए उन्होंने इजलास में कुछ वुज़रा की अच्छी खासी क्लास ली है जो हसास मामले पर बगैर सोचे समझे बोले जा रहे थे। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि हुकूमत को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा, लेकिन तहरीक इंसाफ में मौजूद कुछ कह लें, अगर मैं कहूँ पैराशूटर्स, तो बड़ा फिट आएगा लफ्ज़ यहाँ पर, ये जो कुछ पैराशूटर्स हैं ना, पैराशूटर्स, उन्होंने खान साहब और अपनी जमात को मुश्किलात में खुद फंसाया। अब महंगाई, बदहाल मईशत की ज़िम्मेदारी जहाँ पर साबिका हुकूमत पर आयद होती ही होती है, वहाँ पर मौजूदा हुकूमत में भी ये जो अपने आप को इस जिम्मेदारी से ये लोग बरीजुमा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि खान साहब की हुकूमत को अब 3 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है। अब ऐसे में ज़ाहिर बात है अवाम कितनी देर तक सुनेगी कि पुरानी हुकूमत की वजह से, पुरानी हुकूमत की वजह से। नो डाउट कि पुरानी हुकूमतों की वजह से ये हुआ, लेकिन 3 साल के बाद अगर मौजूदा हुकूमत यही बातें करेगी तो फिर अवाम वो बात सुन सुन के थक जाएंगे। कब तक सुनेंगे? अब अवाम की उम्मीदें इसी हुकूमत से हैं जिनको उन्होंने वोट दिया, जिनसे उन्होंने उम्मीद लगाई। कितनी देर तक पुरानी हुकूमतों का वो हाल सुनते रहेंगे कि उनकी वजह से वो जिम्मेदार हैं, वो जिम्मेदार हैं। अब अवाम की तो ये एक्सपेक्टेशंस थी ना कि उम्मीद लगाई हुई थी कि जी आने वाले वक्त में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, दाल रोटी सस्ती हो जाएगी, चले गोश्त कोई ना खा सके, फ्रूट ना खा सके, लेकिन दाल रोटी तो उनके बच्चों को नसीब हो। अब जिस तरह बिजली का ये जो टेक्नीशियन आर्जी तौर पर मोहल्ले के ट्रांसफार्मर में जोड़ लगाकर मोहल्ले की बिजली बहाल करता है ना, क्योंकि जो टेक्नीशियन है ना वो आर्जी हल करता है, इस वजह से कुछ दिनों के बाद आपको पता है कि मोहल्ले की जो बिजली वो फिर चली जाती है और मोहल्ले वाले बिजली के टेक्नीशियन को रोने लगते हैं और फिर से बिजली का काम करने वाला ये जो आर्जी कह लें, इसको आम अल्फाज में करें जुगाड़ लगाने वाला, वो मोहल्ले वालों को फिर से तसल्ली देकर निकल जाता है। अब ठीक वही सिचुएशन है जुगाड़ वाली। वैसे हुकूमत पर जब महंगाई को लेकर तनकीद होने लगती है तो हुकूमत क्या करती है? सब्सिडी का ऐलान करती है। लेकिन जब ये सब्सिडी ख़त्म होती है और अवाम फिर महंगाई को रोने लगते हैं तो इसके बाद फिर सब्सिडी का ऐलान कर दिया जाता है और महंगाई का कह लें कि जो आर्जी जुगाड़ है, जुगाड़ करके काम चलाया जा रहा है। जिस तरह बिजली की मुसलसल सप्लाई के लिए आर्जी हल की बजाय ट्रांसफार्मर को तब्दील करना ही मुस्तकिल हल होता है, अब ठीक वैसे ही जो महंगाई है ना उसका भी मुस्तकिल हल निकालना ज़रूरी है। अच्छा, अब सारिफिन ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि जब भी हुकूमत सब्सिडी का ऐलान करती है उसके बाद कीमतें मज़ीद दुगनी हो जाती हैं और अवाम से ही सब्सिडी की सारी कसर पूरी कर ली जाती है। यानी अवाम, अगर मैं कहूँ कि अवाम की जूती से ही उनके सर पे जूतियाँ मारी जाती हैं, तो ठीक है ना नाजरीन, यही सिचुएशन है। सबका एक और क्लिप होगा, ज़रा वो भी चलाइएगा। करें। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब बता रहे थे कि जी आलमी सतह पर जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है और उन्होंने भारत की भी मिसाल दी। साथ ही ये भी कहा कि अगर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं इनमें लेवी पर छूट नहीं देते तो गवर्नमेंट के ख़जाने में अरबों रुपए जमा हो सकते थे। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का भी इंदिया दिया है। अब अपोजिशन इनकी इस बात को पकड़ कर आपको पता है खूब सियासत चमकाएगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन्हें इस हवाले से अल्फाज दे दिए हैं। अब ज़ाहिर इमरान खान साहब का जो आज कौम से खिताब करने का मकसद था वो अपनी आवाम को महंगाई के हवाले से एतमाद में लेना था, लेकिन अपोजिशन अब ये सवाल उठा सकती है कि आया इमरान खान साहब ने आवाम को तसल्ली देने के लिए कौम से खिताब किया या फिर आवाम को मज़ीद घबराहट देने के लिए खिताब किया। अब हुकूमत के जो मुखालिफिन हैं वो ये सवाल भी उठा सकते हैं कि क्या वज़ीर-ए-आज़म साहब के खिताब का मकसद आवाम के ज़हनों को अच्छे से पहले से तैयार कर लेना, कि जब पहले से तैयार कर लें कि वो आगे भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार रहें, कि अच्छा खासा इजाफा होगा, तैयार रहें। और तो और इमरान खान साहब ने गैस के बहरान की जो पेशगी इतला है वो भी दी है कि पाकिस्तान में मौसम सरमा आने वाला है, इसके साथ गैस का मसला भी जन्म लेगा और अमेरिका में कुदरती गैस की कीमत में तकरीबन 116% और यूरोप में 300% तक इजाफा भी हुआ है और पाकिस्तान में जो कुदरती गैस है इसकी कोई कीमत नहीं बढ़ाई गई है। साथ ही उन्होंने क्लियर किया, बड़ा वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में जो दरामदी गैस है उस पर कीमत बढ़ाने पर मजबूर है। महंगाई का भाव आलमी है जिसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं फिर यही कहूँगी कि इमरान खान साहब ने अवाम को हकीकत से आगाह किया और माजी की हुकूमतों की तरह अवाम को एटलीस्ट झूठी तसल्लियाँ नहीं दी। लेकिन सवाल फिर भी ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत का सच बोलना काफ़ी है? क्या हुकूमत का जो सच बोलना है, हकीकत दिखा देना, ये अवाम के लिए काफ़ी है या ये अवाम की तकलीफ़ को कम करने के लिए काफ़ी है? अवाम जिस परेशानी का शिकार है महंगाई को लेकर, क्या अवाम के लिए हुकूमत का सच बोल देना काफ़ी है? क्या हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले वक्तों में गैस की तलब में इजाफा हो जाएगा? इसी हिसाब से गैस की सप्लाई को क्यों नहीं बढ़ाया गया? इस पर पहले से काम क्यों नहीं किया गया?
और इमरान खान साहब अभी कहते हैं कि हुकूमत बदहाल मईशत और महंगाई के आगे बहुत बेबस थी क्योंकि उसको मुल्क बदहाल हालत में मिला था। और क्या ये इसके अलावा उनका क्या कहना था? एक और क्लिप होगा, टीम ज़रा वो चलाइएगा। अच्छा, खान साहब ने आज भी इसी बात का जिक्र किया कि हमें मुल्क जिस हालत में मिला था वो बहुत ही तबाहाल था। करंट अकाउंट खसारा अरूज पर था, कौमी ख़जाना ऑलमोस्ट खाली था, हमारे पास मुल्क के अखराजात करने के पैसे तक नहीं थे, मुल्क दिवालिया होने के करीब था। अगर सऊदी अरब और चीन हमारी मदद को नहीं आते तो इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट हो चुके होते। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब की सारी बातें सही हैं, दुरुस्त हैं, सही कह रहे हैं। और ये भी सही है कि 1 साल मुल्क को मुस्तहकम करने पर लगा होगा, फिर कोरोना आ गया और जारी बात है कोरोना ने मईशत को बुरे तरीके से मुतासर करके रख दिया। और कोरोना के दिनों में हुकूमत अच्छे इक़दाम किए जिस पे इनकी तारीफ़ बनती है, बल्कि पूरी दुनिया ने तारीफ़ की, तो हमें भी करनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन हुकूमत के किसी इक़दाम को सराहने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ पे तनकीद बनती है वहाँ आप करें तनकीद, लेकिन जहाँ पर पूरी दुनिया आपको सराहे तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल से सराह देना चाहिए, वरना शायद ये पर्सनल ग्रज वाली बात हो जाती है कि वहाँ पे भी आपने तारीफ़ नहीं करनी। मरियम औरंगज़ेब साहिबा का क्लिप होगा, ज़रा चला दीजिएगा। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब पहले से आपको पता शेड्यूल था और इसी पर मरियम औरंगज़ेब बात करते हुए कह रही हैं कि जी इमरान खान साहब ने अवाम को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज देना है, तो फिर वो अपना इस्तीफ़ा देकर अवाम को रिलीफ दे दें। और मरियम साहिबा इमरान खान साहब को मशवरा भी दे रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म एक और खिताब करके झूठ बोलकर अपने गुनाहों में इजाफा ना करें, क्योंकि अब अवाम आपकी किसी बात का यकीन नहीं करेगी। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब भी मईशत का दुखड़ा सुना रही हैं। क्या कह रही हैं जी कि मुल्क तबाह हो गया है, कारखाने बंद हो गए हैं, लंगर खाने खोल दिए गए हैं, हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस के ज़रिए खुद को एनआरओ देती है और अपनी एटीएम्स की जेबें भरती है। यानी मरियम औरंगज़ेब ने हुकूमत इल्ज़ामात की अगर मैं कहूँ कि बुछाड़ ही कर दी तो गलत नहीं होगा। और अब वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को महंगाई पर शोर मचाने पर एक दरख्वास्त की है, वो दरख्वास्त के ज़रा वो क्लिप भी चला दीजिएगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब अपोजिशन को दरख्वास्त करें कि जी अपोजिशन महंगाई पर हर रोज़ बड़ा ही शोर मचाती है, बहुत ही शोर कर रही है, सड़कों पर निकली हुई है। मेरी इनसे दरख्वास्त है कि जो 30 साल में 2 ख़ानदानों ने मुल्क के साथ लूटमार की और पैसा लूट कर मुल्क से बाहर लेकर गए, अगर आप आधा पैसा भी पाकिस्तान वापस ले आते हैं तो मैं अपनी कौम से वादा करता हूँ कि सारी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी आधी कर दूँगा। अब अपोजिशन को चाहिए कि वो महंगाई पर सियासत ना चमकाए और वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि वो माजी की बातों के अलावा महंगाई पर अपनी टीम को मौसर इक़दामात करने की हिदायत करें और जल्द अज जल्द ये हिदायत करें, वरना ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। आज कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना था कि जी पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़ा जो फलाई प्रोग्राम है उसका बाकायदा ऐलान कर रहा हूँ। ख़ानदानों का डाटा ना होने की वजह से सब्सिडी देना मुश्किल था। पाकिस्तान में कभी भी मुआशी हालात इतने बुरे नहीं थे जो हमें मिले। कर्जा ज़्यादा और तारीखी खसारा था, ज़र मुबादला ज़खायर ना होने के बराबर थे। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब, अमारात और ये जो चीन के शुक्रगुजार भी हैं, इनकी वजह से दिवालिया नहीं हुए और डॉलर की कमी की वजह से IMF जाना पड़ा। 1 साल मुल्क को मुस्तहकम करते रहे, फिर कोरोना आ गया। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि जी कोरोना से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया मुतासर हुई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी उन्होंने बात की और क्या कहा कि जी 3 से 4 महीने में तेल की कीमतें 100% बढ़ गई हैं, लेकिन हमारे मुल्क में 33% बढ़ी हैं। भारत में तेल की जो कीमत है वो 250 रुपये, बांग्लादेश में 200 रुपये और पाकिस्तान में 138 रुपये है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अभी से कि मुल्क में पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, फिर डॉक्टर शाहिद आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर सलमान, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो खिताब किया है और 2 करोड़ ख़ानदानों के लिए 120 अरब रुपये के जो खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में जो लो इनकम फैमिलीज़ हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और उनका इस वक्त जो है कोई और ज़रिया नहीं है कि उनको आप कहीं जल्दी से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करके या उनकी इनकम्स में कोई इजाफा हो जाए मार्केट की वजह से। ये आपने उनको ऑगमेंट करना है उनकी इनकम को, ताकि वो अपने मिनिमम स्टैंडर्ड्स तक
सर्वाइवल को पूरा कर सकें। और 2 करोड़ का मतलब है कि तकरीबन आप समझ लें कि 50% आबादी जो है उसको आप कवर करने जा रहे हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और इसमें कैश के अलावा भी बाकी चीज़ें भी हैं, जिसमें लो कॉस्ट हाउसिंग भी है, ट्रेनिंग है, अपना काम शुरू करने के लिए भी सहूलियात हैं। तो ये एक पहली दफ़ा इस लेवल पे, इस स्केल पे जो लो इनकम ग्रुप्स की इकॉनमी है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो एक बड़ी खुशाइंद बात है। और ऊपर ओवरऑल अगर आप देखें तो वो भी एक इकॉनमी जो है उसमें खासी रिफॉर्म्स चाहिए, उसमें बहुत इस वक्त भी मुश्किलात हैं। आपके कर्जे जो हैं वो बहुत ऊंचे हुए हैं। इसके साथ साथ रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि जो डिफ़ॉल्ट से हम बचे हैं और ये दोस्त ममालिक ने हमारी सपोर्ट की है, और अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया से जो सपोर्ट मिली है उससे आप देख सकते हैं कि इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट जो है वो डॉलर की उड़ान में कमी आई है, रुपया जो है मुस्तहकम हुआ है और एक सही डायरेक्शन में आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। लेकिन इकॉनमी के जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं वो बहुत गहरे हैं और उनको मेरे ख्याल में सबसे नंबर 1 इशू जो है वो एनर्जी सेक्टर है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो है इस वक्त डोमिनेट कर रहा है हमारी इंपोर्ट्स को। हमारी इस हर क्वार्टर तकरीबन 4.5 से 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट एनर्जी की है, जो मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमने अपने मुल्क की एनर्जी को इंपोर्टेड एनर्जी के ऊपर बना दी है और डोमेस्टिक हमने सोर्सेज को बिल्कुल इस्तेमाल करने से दरेक की है। डैम्स हमने नहीं बनाए, शमसी तवानाई को हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। और ये जो चीज़ें हैं इसको अब ठीक करेंगे तो फिर ये इकॉनमी जो है बेहतरी की तरफ जाएगी। इन द मीन टाइम एक एक्सटर्नल शॉक है, बहुत बड़ा एक्सटर्नल शॉक है कि तेल की कीमतें जो हैं वो $45 से बढ़ के $25 और कई लोग कहते हैं $100 पर बैरल तक जाएगी। और इसके साथ साथ फूड कमोडिटीज़ जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है कीमतों में, और उसकी वजह से भी हमारे जो इम्पोर्ट्स हमने करनी थी फूड सिक्योरिटी के लिए उसकी कीमतें में भी बड़ा इजाफा हुआ है। सो आई थिंक ओवरऑल इस वक्त जो है क्रिटिकल कंडीशंस हैं जिसमें हर स्टेप जो है वो बड़ा देख के आगे चलने की ज़रूरत है। ठीक है जी, चलिए हम भी आगे चलते हैं। और डॉक्टर, शायद मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर सलमान शाह साहब को भी सुना। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये पूरी जो सिचुएशन है, ये जो खुसूसी रिलीफ पैकेज इसका ऐलान किया गया है, और ये जो आवाम है, आवाम नहीं समझती ना डॉक्टर साहब, आवाम तो यही कहती है ना कि हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, हम इकॉनमी को नहीं समझते, हमने इकनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई। आवाम के लिए आसान अल्फाज में समझा दें कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आज ऐलान किए हैं खासतौर पर इकॉनमी को लेके, ये आवाम को ज़रा समझाइएगा। देखिए, अवामी नुक़्ता नज़र से अगर मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि जो 120 अरब रुपए का ये पैकेज है, इससे कई गुना ज़्यादा आवाम की जेब से अगले माली साल में निकाल लिया जाएगा। किसी पाकिस्तानी को इसके ऊपर शुबा नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आप ये देखिए कि अगले माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की उन्होंने जो बात फरमाई है, अगर वो ना भी कहते, 610 अरब रुपया आपने बजट में रखा है पेट्रोलियम लेवी, जो कि बनता है 50 अरब रुपया महीना। आपने 4 महीने में, चूँकि रुपए की कदर को मुजरिमाना हद तक आपने गिराया था, जिसको कोई भी दिफा नहीं कर सकता कि ये इतना ज़्यादा 41% आपने गिराया है 3 वर्षों में, जबकि इसी मुद्दत में भारत में जो गिरा है वो 9 से 10% है, बांग्लादेश में 3 से 4% है। तो रुपए की कदर को गैर ज़रूरी तौर पर गिराना, और मई से अब तक आपने देखा कि 152 से 175 पर आ गया। तो जब हमें पता था कि आपने शरह सूद को इतना ज़्यादा गिराया मार्च से जून 2020 तक, कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा कमी पाकिस्तान में हुई, और आपने 13.25 से उसको 7% पर ले गए। उसका मतलब ये था कि आपने शरह सूद पे, सस्ती शरह सूद पे कर्जे दिए, लोगों ने बेतहाशा इंपोर्टेड गाड़ियाँ खरीदी, बेतहाशा इंपोर्ट्स किया। तो आज मैं अगर आपको ये बताऊँ कि हमारा जो 4 महीने का तिजारती खसारा है ये 15 अरब डॉलर है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो जो 2018 में जिसको आपने दिवालिया कहा था और ये कहा था तिजारती खसारा खौफनाक हद तक बढ़ गया है, हमारा तिजारती खसारा में उससे कहीं आगे बढ़ गया है।
15 अरब डॉलर 4 महीने का, खुदा के गजब से डरना चाहिए, क्योंकि उस वक्त तो 37 अरब डॉलर था। 15 अरब डॉलर से तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर बरामदात को हमने कहा था कि उस वक्त बहुत ज्यादा हैं, जिसको चोक करके आपने मईशत को गिराया था। मैं अगर आपसे कहूं कि 25 अरब डॉलर की 4 महीने में इंपोर्ट्स हो गई, तो ये तो एनवलाइज बनती है 75 अरब डॉलर। तो जो 2018 था उस वक्त तो हमारी इंपोर्ट्स 62-63 अरब डॉलर थी, जिसको आपने मईशत को चोक करके गिराया था। तो हमारे माशी अशारिये इन दो के अलावा भी जो बेशतर अशारिये हैं वो खराब हुए हैं। मईशत की शरह नमू जो 4 साल की है वो है 2.6%, जिनको विरसे में मिली थी 5.5%। बैरूनी कर्जे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से बढ़े हैं, कोई 30 अरब डॉलर बढ़ गए हैं, और कोई 9 अरब डॉलर सालाना के हिसाब से, जो पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड है। रुपए की कदर का फिर सबसे बड़ी सरमाया बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में आई थी, 2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई, 2021 में उससे कमाई। महंगाई जो पिछले 3 वर्षों में इस हुकूमत के आने से पहले 4.1% थी, 3 वर्षों में ये 9% रही है। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि आपने ये जो 2 गुना किए हैं उसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। रुपए की सदर को गिराना और शरह सूद को जो है वो कम करना, और जो नेगेटिव सिग्नल्स आए तो आप अक्टूबर तक उसका इंतजार करते रहे। ये क्यों किया? एक चीज। दूसरे ये कि जो आपका 610 अरब रुपए का वो बजट था वो तो अभी बढ़ेगा, तो तैयार जो आपका बजट खसारा बढ़ने वाला है। आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेशो हमारी बढ़ गई है, हमारे तरक्याती अखराजात में इस साल कटौती होने वाली है। दूसरी ज्यादती जो की है, मैं आपको इजाजत दें मुझे, कि जब आप महंगाई की बात करते हैं तो आप अपने पड़ोसी मुल्कों से बात करें। मैं एक जुमला कहने वाला हूं कि इस वक्त खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है, इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। इस वक्त खित्ते में सबसे कम जो है फीकस आमदनी है वो पाकिस्तान में है, जो कि गिरी है। बांग्लादेश में हमसे ज्यादा फीकस आमदनी है, भारत में हमसे ज्यादा है, श्रीलंका में ज्यादा है। यानी कुव्वत खरीद आपने गिराई है और महंगाई बढ़ाई, ये दो धारी तलवार है, और अभी महंगाई बढ़ने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ जब आप मुकाबला करें तो टर्की और अमेरिका से ना करें। 162 ममालिक हैं, हमारा नंबर 190 मुल्कों में फीकस आमदनी 2 बांग्लादेशी टका 1 रुपए की बराबर रह गया है। क्या हुआ है 2016 के बाद से हमने जो रुपए अपना गिराई हैं, तो तमाम नेगेटिव सिग्नल्स हैं। और रेमिटेंसेस 82 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस आ गई, जो कि 111 की सपोर्ट है उसमें, और 30 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जा बढ़ गए। 4.2 अरब डॉलर का IMF ने आपको एडिशनल लोन दिया कोविड-19 से। G20 ने आपकी जो है वो मोहलत दे दी। तो ये सारे जो पैसे मिले थे कहाँ हैं? इसका कहीं रिफ्लेक्शन क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है? क्या ये जो रेमिटेंसेज आ रही हैं ये वापस नहीं जा रही? 111(4) के तहत आ रही हैं, जिससे कई सौ अरब टैक्सों का नुकसान है। तो बेहतरी कहाँ आई है? प्रोग्राम जरूर होंगे, मैं ये नहीं कहता, जरूर होंगे, लेकिन ये जो मुशीरों ने मिसगाइड किया है उनको चाहिए इनको अलग करें, और अपने जो नजरियाती कारकुन हैं, इनके अच्छे कारकुन हैं शुरू में, उनको बुलाएं, अपना एजेंडा सामने रखें, 2018 के अशारिये सामने रखें, आज के अशारिये सामने रखें, और फिर ये देखें कि मैंने अपने जो इनहराफ किया है 100%, जो 10 नुकाती हिकमत अमली थी टैक्सों के लिए, जो हिकमत अमली थी गर्दिशी कर्जों के लिए, उससे 100% इनहराफ किया है। आपने एमनेस्टी बेतहाशा दी है, आपने ये कहा लूटी हुई दौलत बाहर रखें, यहाँ वापस मत लाएं। ये 2 कानून ऐसे बनाए कि लूटी हुई दौलत को पाकिस्तान मत लाएं। अब आप कहते हैं कि जो लूटी हुई दौलत आधी भी आ जाए। सवाल ये है कि आपने जो लूटी हुई दौलत के लिए आपने मुल्क के अंदर हैं उसके लिए कानून बनाया था कि हमारे पास डिटेल्स हैं कि लूटी हुई दौलत से जो असासे बने हैं, जिन्होंने एमनेस्टी से 2019 में फायदा नहीं उठाया, उसकी तफसीलात हुकूमत के पास है। उससे 900 अरब रुपया मिलने वाला था, अब 1 रुपया भी वसूल नहीं कर रहे क्योंकि ताकतवर तबके दबाव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये सारी चीजें जो हैं ये तो इतनी रोज़ रोशन की तरह वाजे हैं कि आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे। और 2022 में तो जो कुछ होने वाला है वो मैंने आपको बता दिया, राइटिंग ऑन द वॉल है। तो जिसके प्राइम मिनिस्टर साहब रिव्यू करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो अच्छे इक़दाम उठा लेंगे, और लीपा पोती की, अशराफिया की मईशत, बैसाखिया की मईशत और वडेरा शाही की मईशत और एमनेस्टी की मईशत, इससे पीछे छोड़ा लें। जी ठीक है जी। डॉक्टर सलमान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जी आलमी सतह पर जो ज़रूरी अशिया उनकी कीमतों में 50%, जबकि पाकिस्तान में 9% इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई की वजह हुकूमत की पॉलिसी है या फिर आलमी सतह पर होने वाली जो महंगाई है यही है? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो एक कर्ज़ों के जो पहाड़ हैं, अंबार लगे हुए हैं, उनकी वजह से अफेक्टेड है, और ये कर्ज़े
जो हैं तकरीबन 100 अरब डॉलर से तजावज़ कर गए हैं, जो कि बैरून मुल्क से लिए हुए कर्जे हैं। उसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो भी डॉलर्स में उनकी देनी पड़ती हैं और उनको रीफाइनेंस भी आपने डॉलर्स करना है। सो यहाँ तक ये तल्लक है कि डॉलर को हमने मसनूई तौर से बहुत ऊपर कर दिया, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि डॉलर की आपके पास डॉलर्स है ही नहीं है तो आप उसकी कीमत कैसे तयन करेंगे। जब ये 175 पे भी था डॉलर, उस वक़्त भी हमने देखा कि उसी हफ्ते तकरीबन 1.6 अरब डॉलर आपके रिज़र्व्स कम हुए और स्टेट बैंक ने अपने रिज़र्व्स में से उसको सपोर्ट किया रुपीस को। लेकिन जो मेजर चेंज आया है वो उस वक़्त आया है जब सऊदी अरेबिया ने हमारी मदद की है और दुनिया को एक सिग्नल गया है कि ये अब डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इनकी सपोर्ट है और प्रॉबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट नीचे आने से आपको तकरीबन 5 रुपए का कमी हुई है डॉलर में। सो ये एक तो पहली बात नोट करने की है कि ये डॉलर की कीमत आप फिट नहीं कर सकते। अगर आप उसको लेट से 150 रुपये पे रखेंगे तो मेरा ख्याल 2 हफ्ते में आपके रिजर्व्स खाली हो जाएंगे। इसलिए इसको मार्केट के ऊपर छोड़ा जाता है ताकि आपके रिजर्व्स आप अपने प्रिजर्व कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर है उसने हमें एक किस्म का गिरवी रख दिया है, क्योंकि हमने ये सारे इंटरनेशनल एनर्जी बना दी है। पावर सेक्टर में बिजली भी हम इंपोर्टेड रखते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारा इंपोर्टेड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी इंपोर्ट करते हैं, LNG भी इंपोर्ट करते हैं, हत्ता के कोला भी ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं, थर्मल को हम इस्तेमाल नहीं करते। और ना हमने कोई डैम्स बनाए हैं और ना ही हमने कोई शमसी तवानाई बनाई है जो कि डोमेस्टिक हो सकती थी। तो अब ये जो एनर्जी का हमारे एक किस्म का तौक पड़ा हुआ है, इसको ख़त्म करना जो है आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास 25-25, 30-30 साल के लंबे मुद्दत के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं हैं और बहुत महंगे हैं, और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम को बेशुमार की गुर्बत में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी को उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस पाकिस्तान की बुरी तरह मुतासिर हुई है। ठीक है डॉक्टर, शायद मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। देखिए, पहले आपसे अर्ज कर दूं कि जब आलमी मंडी में एक तेल की कीमत $140 थी 2008 में, तो पाकिस्तान में उस वक्त कम थी। इसका मतलब ये कि इसका ताल्लुक रुपए की कदर गिराई है हमने, और रुपए की कदर गिराई इसलिए कि आपने तिजारती खसारे को बढ़ाया है और उसको रोकने की कोशिश नहीं की शरह सूद कम करके। तो ये तो जिम्मेदारी इनके ऊपर आती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद इन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि जो इनका पुराना दावा था वो बातिल था, कि हमने मईशत को मुस्तहकम कर दिया, अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। अब मान रहे हैं कि हम तो फिर दिवालिया होने वाले थे। मुझे ये बताया जाए कि 2018 के मुकाबले में कौन सा अशारिया आपका बेहतर हुआ है। मैं आपको 12 गिनवा सकता हूँ जो नीचे गए हैं, बेहतर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो नीचे गए हैं तो इन पॉलिसियों को तस्लीम कर लें। हम पिछले दावे सारे गलत थे, मुस्तहकम नहीं था, हमारी मईशत जो है वो जवाल की तरफ जा रही है, ख़तरात की जद में है, जैसे मैंने आपसे बताया 2018 से नीचे है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि बैरूनी कर्जे जो बेताशा बढ़े वो कहाँ गया पैसा। वो जो रेमिटेंस आ रही है वो तो 111.4 से आ रही है। समंदर पार पाकिस्तानियों ने कब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया है? वो रेमिटेंस ज़रूर भेजते हैं। बैरूनी सरमायाकारी न समंदर पार पाकिस्तानी कर रहे हैं न दूसरे कर रहे हैं। हमारी 2018 से हर साल कम रही है। तो हकीकत तस्लीम करें, इन पॉलिसियों से बेहतरी नहीं आएगी, अपने मंशूर से 100% इनराफ करने से बेहतरी नहीं आएगी। मैं फिर कह रहा हूँ, कौन सा अशारिया बेहतर हुआ ज़रा कौम को बता तो दें 2018 से। तो उस वक्त क्या ज़रूरत थी ये कहने की दिवालिया हुआ है। 2022 में कोई बेहतरी नहीं आने वाली, क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़नी हैं, अशिया की कीमतें बढ़नी हैं, पेट्रोल आपका बढ़ना है, बिजली आपका बढ़ना है, शरह सूद आपका बढ़ना है। और जो हम बड़ा गलत समझ रहे हैं सऊदी एड को, आप सऊदी अरब से जो एड आई है वो इसलिए आई है कि उसके बगैर IMF आपको कर्जा नहीं दे रहा था। IMF ने कहा था मैं आपको $1 बिलियन अगर देता हूँ तो उससे क्या हो जाएगा। तो उसको अभी $3.5 अरब महीने का मेरा तिजारती खसारा है, तो कितने अरसे ये साथ देगा, जरा समझने की जरूरत है। ये जो $4.1-2 अरब है, $3.5 अरब महीने का तिजारती खसारा। तो अगर पॉलिसियां नहीं बदली तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं नूर मुकद्दम कत्ल केस की। जो मरकजी मुल्जिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने अदालत में बहुत ज़्यादा ड्रामे करने की कोशिश की है और बहुत से लोगों का ये कहना है, इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि शायद ये ख़ुद को फांसी से बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद को पागल साबित करे या ज़हनी बीमार साबित करे। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून सुप्रीम कोर्ट आरिफ चौधरी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, ज़ाहिर जाफ़र ने जो अदालत में ढोंग किए हैं, ड्रामे किए हैं, क्या वाकई जो लोग समझ रहे हैं कि जी ये मुल्जिम फांसी से बचने की कोशिश कर रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है, खुद को ज़हनी बीमार साबित करने की कोशिश कर रहा है? बहुत शुक्रिया आपका ऐसा ही है। कोशिश तो उसकी शुरू से लेके यही है कि अपने आप को ज़हनी बीमार साबित करे, लेकिन ज़हनी बीमार साबित करने के लिए बाकायदा आपको प्ली लेनी पड़ती है अदालत में। ये कंडक्ट जो है इस तरह मिसगाइडेड है, उसे किसी ने प्रॉपरली बताया नहीं है कि उसके लिए तो बाकायदा आप एप्लीकेशन देंगे और उसके लिए फिर टेस्ट होगा, और वो टेस्ट भी उसके साइकियाट्रिक टेस्ट होंगे और साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करेगा। और दूसरा ये है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर ये प्ली मुस्तामल नहीं है इस अंदाज में जिस तरह बैरून दुनिया में है, या बिल्कुल ही कुछ ऐसा शख्स फातुल अक्ल हो और यानी जो जुर्म के वक्त ये साबित कर सके कि वो उसका अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं था, तो उस सूरत में बाज़ औक़ात लीनियंसी हो जाती है, सज़ाए मौत की बजाय सज़ाए उम्र कैद हो जाती है। बरी तो किसी को नहीं करते, लेकिन ये जिस तरह की इनकी स्ट्रेटजी है, मैं नहीं समझता कि वो किसी सूरत में कामयाब हो। अलबत्ता ये बात ऐसा है, कोशिश उनकी यही है, अपोज वो यही कर रहे हैं कि यानी जाके अदालत के अंदर लोगों से लड़ना, उनके गले पड़ना, यानी पुलिस वालों के और अदालत के सामने इस तरह बोलना, ये चीज़ें सारे ड्रामे मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में उनके काम आएंगे। ये इस तरह की प्ली कामयाबी की तरफ नहीं मुझे जाती हुई नजर आती। अच्छा, अगर ये कोशिश करता है ख़ुद को पागल साबित करने की या ज़हनी बीमार साबित करने की, तो आरिफ साहब क्या ये कत्ल के केस में अगर मुल्जिम की वाकई ज़हनी हालत ख़राब हो, ये तो ड्रामे का है खैर, लेकिन अगर वाकई ज़हनी हालत ख़राब हो, ठीक ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत क्या सज़ा देती है? नहीं, उसमें ये होता है कि अगर कोई शख्स साबित कर सके वो कि वाकई वो फातुल अक्ल है। फातुल अक्ल जो है वो ऐसा शख्स नहीं है जो सूट पहनता है, जो पढ़ा लिखा है, जो कारोबार कर रहा है और सारी दुनिया की खेले कर रहा है और तमाशे कर रहा है और पार्टियां कर रहा है। वो फातुल अक्ल तो वो ऐसा शख्स है कि जिसको अपने होशो आवाज पे, जिसे होशो आवाज पे कंट्रोल ना हो, जिसे पता ही ना हो कि वो कौन है, कहाँ खड़ा है, किसी को पहचानता ना, उसे अपनी माँ का पता हो, ना बाप का पता हो, ना अपना आप का पता हो, कि वो खुद ना खाना प्रॉपरली खा सकता हो, ना यानी प्रॉपरली यानी कपड़े पहन सकता हो। जो शख्स जिस तरह की इसकी हयात क़ज़ाई है, उसमें जितना मोबाइल यानी लगता है, कपड़े खूबसूरत पहनता है, बाल अपनी मर्जी के रखता है, और फिर उसका रिकॉर्ड ये है कि उसने बाकायदा इदारों में जाके पढ़ाता रहा है, यानी ये जो थेरापी का इदारा बना हुआ है, इसमें खुद वो वहाँ लेक्चर देता रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल मैं समझता हूँ कि बिल्कुल यानी इल एडवाइज्ड है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना, उसे कह दिया गया है कि आप जितना पोज करेंगे इस तरह पोज करने से कोई पागल अपने आप को साबित नहीं कर सकता। पागल साबित करने के लिए बाकायदा प्ली लेनी पड़ती है और एस्टेब्लिश करना पड़ता है। और अगर ऐसा साबित कोई शख्स कर सके कि जिस वक्त उसने ये जुर्म किया उस वक्त वो अपने होशो आवास में नहीं था और वो होशो आवास पे काबू नहीं रख सकता, तो उसको लीनियंसी मिलती है। यानी ये ऐसा ज़रूर है, जिस तरह कोई यानी ये जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए अलहदा कानून है, बच्चों को सज़ाएं बहुत नहीं दी जाती, लेकिन उसके लिए उनके ट्रायल भी अलहदा होते हैं। तो इनके लिए जो ट्रायल में अगर आप डिफेंस ये लेते हैं, पर्टिकुलरली जब आप यानी अब वक्त आएगा जब ट्रायल में इनसे पूछा जाएगा कि आपके खिलाफ ये केस क्यों बनाया गया, उस वक्त अगर ये प्ली लेता है कि ये तो अपने होशो आवास पे नहीं रहता, ये पागल है, यानी इसके कौन से नहीं इस तरह का बयान देंगे, तो उस सूरत में फिर जिम्मेदारी ये होगी कि पहले प्रोसिक्यूशन की एविडेंस सारी क्लोज हो जाएगी, उस पर जिरा हो जाएगी, और उसमें भी ये सवाल बार बार पूछा जाएगा प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस से कि ये शख्स तो जो पागल है, ये तो अपने होशो-हवास पे काबू नहीं रहा। उस बाद में जब ये प्ली ले लेगा 342 की स्टेटमेंट में, तो फिर उसके बाद जो है एविडेंस
ठीक है जी। वो जो अच्छा मुस्तफ़ आरिफ साहब, मैं लास्ट में किस्म जानना कौन? चाहूंगी अभी जो केस की मौजूदा सूरत हाल है, आरिफ साहब ये मौजूदा जो सूरत हाल है केस की, इसको देखते हुए क्या लगता है कि कितने जल्दी इसका फैसला आ जाएगा और क्या फैसला सुना सकती है अदालत? मेरे ख्याल में तो इस केस का फैसला सजाए मौत के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, जहाँ तक इसका मेन अक्यूज का, चूंकि ये क्लियर कट कल्पेबल होमिसाइड है और बेदर्दी से सफाकाना तरीके से कत्ल किया गया है। और मतलब सारी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस यानी प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस वाली जो बात है वो तो इसमें तो बिल्कुल यानी कनेक्टेड है हर चीज के, उसका वहां से नाश का वहां से बरामद होना और धड़ से सर का जुदा होना, हर वो चीज जो है मेडिकल एविडेंस से लेकर यानी सर्कमस्टांशियल एविडेंस और जो मौके की शहादत है वो सारी की सारी इसी तरफ जा रही है कि ये सजा मौत का केस है, इससे कम सजा इसमें दी नहीं जा सकती मेरी अपनी राय में। बाकी तो ज़ाहिर है कि कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचती है और डिफेंस क्या वो लेते हैं और उस डिफेंस को किस हद तक वो साबित कर सकते हैं। अभी तक मुझे नजर नहीं आया कि इनके ऐसा कोई डिफेंस कहीं इन्होंने लिया हो या कोई इस तरह की बात की हो। अलबत्ता कि ये उन्हें कहा होगा कि आप इस तरह ड्रामा करें, लेकिन ड्रामा बहस करने से ये चीजें नहीं हो जाती। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त के लिए। आपके इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।